लगाइए भैया, शुरू करते हैं। ठीक है, अभ्यास को लेकर कोई प्रश्न? अभ्यास कौन करने वाला, ये समझ में आया? यही अभ्यास करता है, किधर? संसार में रहने में अभ्यस्त है। अभी कैसे अभ्यस्त है? शरीर मूलक, और छोटा मोटा नहीं है। एक फीमेल को फीमेल की फीलिंग आती है जो कि मेल से अलग है। आती है कि नहीं? मेल को मेल की फीलिंग आ रही है, जबकि जो दोनों में जीवन एक समान है। फीमेल कहती है ना कि मैं फीमेल को समझ, मतलब जो फीमेल हैं वो बोलती हैं बहुत बार कि औरतों को हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी औरत हैं। क्यों समझ सकते हैं ज्यादा? क्यों लगता है? सही भी बात है, वो समझ सकती है ज्यादा। क्यों समझ सकती है? क्योंकि दोनों के जो शरीर है ना, उसमें जो रस रसायन है, तो फीमेल शरीर में जो रस रसायन है अलग है, मेल में अलग है। और जीवन क्या है? फीमेल के रस रसायन में फीमेल वाले में पूरा तरह से इंट्यून्ड है, मेल वाले में मेल में इंट्यून्ड है, इसलिए उसके अंदर एक अलग फीलिंग आ रही है, उसके अंदर अलग फीलिंग आ रही है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें मेल के अंदर देखेंगे तो थोड़े बदलाव हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ रसायन, क्योंकि मेल में भी फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कम होता है। जैसे टेस्ट बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल वाले को बोलते हैं एस्ट्रोजन। हाँ, तो दो फीमेल में भी थोड़ा टेस्टोस्टेरॉन होता है, बट एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। इधर भी होता है थोड़ा, लेकिन उसका ज़्यादा हो जाए। फिर खान पान या किसी कारण से केमिकल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाए, और पता चला कि मेल के अंदर एस्ट्रोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया, फीमेल के अंदर वो ज़्यादा हो गया। अभी उसको फीलिंग अलग आती है, उसको लगता है कि मैं मेल हूँ। अभी पूरी दुनिया में बहुत विवाद चल रहे इसको लेकर, लेस्बियन और गे को लेकर एक बहुत बड़ा राइट पूरा मूवमेंट, बहुत लंबा हो गया लाइन, अब तो याद नहीं करना मुश्किल हो गया है, बहुत सारा आ रहा है उसमें। तो वो कैसे होता है? उसमें कुछ नहीं है, वो जो शरीर है, रसायन है, उसका प्रभाव जीवन पे है। थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो वो, और वो ठीक ही कह रहा है कि उसको मेल के जैसा लगता है, लगता भी है उसको। महिला होकर के भी उसको फीमेल जैसा, और मेल होकर भी उसको फीमेल जैसा लगता है, उसके रसायनों का प्रभाव है। तो जीवन ना बहुत गहरे से अभ्यस्त है शरीर के साथ। फिर जीवन अभ्यस्त है अपनी मान्यताओं के साथ। हिंदू है तो उसका एक अभ्यास करा दिया गया है, मुस्लिम है तो उसका एक अभ्यास करा दिया गया है, बचपन से ट्रेनिंग है। ज्यूज है तो उनका भी अभ्यास करा दिया गया है। फिर उनके जो भी क्रियाकलाप चलते हैं घर में, वैसे उनके अंदर फीलिंग आने लगती है। जीवन का एक गहरा अभ्यास कर देते हैं, अभ्यस्त हो जाता है उसमें, और उनके अंदर सुन के ही फीलिंग आएगी। मतलब एक ने प्रेयर सुना, एक ने अजान सुना, एक ने ना कुछ और सुना, और उसके अंदर फीलिंग आ जाएगी। साउंड से इतना ज्यादा जीवन इंट्यून्ड है कि तुरंत ही फीलिंग आ जाएगी। कपड़े से फीलिंग आ जाती है, एक ने कपड़ा थोड़ा ऐसा देखा, उसके देखते ही कपड़े से उसके अंदर फीलिंग आ जाएगी। ये सब कैसे हो रहा है? जीवन अभ्यस्त हो गया है शरीर के साथ, रसायनों के साथ। इतना आसान नहीं है उसको देखना। जीवन और रसायन में तो अभी अंतर है। शरीर मतलब रसायन, रासायनिक क्रिया है शरीर। जीवन इतना ज्यादा अभ्यस्त है कि शरीर और जीवन को अलगाना
एक कठिन साधना है समझो, वो है अध्ययन। अध्ययन पूर्वक ही होता है, मतलब वो अलग है, ये अलग है, देख पाना और शरीर के रसायनों का प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ पाना। जीवन अपने ढंग से उसको करता है, जीवन देखता है कि मैं जीवन हूं और शरीर का नियंत्रण करता है, उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन शरीर जीवन का अंतर दिखने के लिए तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। अभी तो जो शरीर में चल रहा है वही जीवन में चल रहा है, जैसी मान्यता बन गई वैसे जीवन काम कर रहा है, और उसके अभ्यास भी हो चुके हैं शरीर मूलक। तो बहुत गहरा है। एक तरह का म्यूजिक से आपको सुनकर मजा आ जाएगा, पुराने गीत चलते हैं, है कोई नहीं सब्सटेंस उसकी, कुछ भी नहीं है, लेकिन सुनते ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। कहां से हो गया? अभ्यास हुआ है उसका, जीवन अभ्यस्त है। ठीक नहीं है ये कह रहा हूं। मतलब जीवन को अब दूसरा अभ्यास करना ना, उसको इन सब चीजों से जो रस आ रहा है जीवन में, तो ये तो अभ्यास के फल में है ना। अभ्यास ऐसे हो गए। वही गाना अगर आप दूसरी जगह, जोक वगैरह होते हैं, कभी हंसते हुए देखिए, लोग जोक करते हैं तो हंसते हैं कि नहीं लोग, लेकिन जो इंडियन जोक है वो अलग है। अमेरिका में जिस बात से लोग हंसते हैं वो अलग है। वहां के जोक से आपको हंसी नहीं आएगी, इधर के जोक को लोगों को लगता है क्या कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं यार ऐसे ही मजा ही नहीं आता है। तो जोक के से हंसी कैसे आ रही है? कंडीशनिंग है उसकी, अभ्यस्त हो गया जीवन सुन सुन कर, वैसे ऐसे शब्दों के साथ उसने कुछ बना लिया अपने अंदर, उसको हंसी आती है। हाँ, शरीर मतलब संवेदनाओं से अभ्यस्त है। तो शरीर संवेदनाओं से अभ्यस्त होकर जीवन ने शरीर को ही मैं मान लिया है भ्रमवश। जीवन में जो कुछ चल रहा है अभी शरीर मूलक चल रहा है या फिर मान्यता से चल रहा है, और कल्पना उन्हीं शरीर, और मान्यता भी शरीर मूलक ही रहती है। थोड़ा उसको अगर लंबे में खींचा जाए तो शरीर मूलक ही मान्यता आती है, कुछ कुछ इनपुट मिलते रहते हैं उसके, वहां से कुछ अपनी कहानी बना लेता है। ऐसे हो गया है, समझ रहे ना? तो ये है उसकी परेशानी। तो इतने गहरे अभ्यास है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना उसके लिए। तो फिर श्रवण करना है। श्रवण तो तभी होगा जब पूर्व स्मृतियां थोड़ी ढीली हों। ढीली कैसे होंगी? हमको नई स्मृतियों के लिए स्पेस भी होना चाहिए, सुनना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, तो थोड़े लगाने पड़ेंगे, लेकिन लगाने से होगा। आप सोचिए कि ये सब पे काम न करें और जागृति हो जाएगी। जैसे लंबा समय हम लोग जब बाबा जी की कहानी सुनते हैं तो वो समाधि पाए, लेकिन समाधि के पहले डायरेक्ट समाधि पा लिया कि कुछ और किए होंगे? क्या किए? यम। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये क्या है? सामाजिक नियम। उस समय यही सामाजिक नियम है। सत्य का संभाषण करो, मिथ्या मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, संग्रह मत करो, व्यभिचार मत करो, ये सब बात लिखी गई है। अगर यम ना करे आगे बढ़ पाएंगे सेकेंड स्टेप पे। अब यम के लिए क्या प्रैक्टिस है? श्रवण के लिए उन्होंने बताया था वो 4 आपने दिखाया आपको, वो सब क्या है? प्रैक्टिस है। उसको अभ्यास करवाने के, भैया इतना अभ्यास करो तो ही आप सुन पाओगे। वो सब अभ्यास करेंगे तो सुन पाएंगे, अभ्यास नहीं होगा तो आप नहीं सुन गए। वो पहले से भी बोल रहे हैं। बाबा जी भी जिस विधि से गए उसमें बहुत अभ्यास है, अभ्यास करके ही जाना पड़ता है। यहाँ पे भी थोड़े अभ्यास लगेंगे, लेकिन अभ्यास यहाँ उस तरह के नहीं है। यहाँ समाधान समृद्धि से जीने के लिए कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए फिर आपको शास्त्रों का श्रवण करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, नए अर्थ बैठाने हैं। पुराने वाले से जोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो ही जुड़ जाए समझो मैं गलत हूं। हमको अगर पता चल जाए कि मैं
पहले से जानता हूं तो इसका मतलब आप नहीं जानते हैं। ये अभ्यास हो गया आपके लिए, यही मान लो। पहले गलत सुना है। कैसे पता चला? आपको लगा पहले भी बताया गया। आप जो ही कंपैरिजन कर रहे हैं इसका उससे, आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे सकता। ठीक है, लगाइए भैया। तो हमको ये समझना है कि हमको इन अभ्यासों के द्वारा, शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास के द्वारा आगे बढ़ना है और इसके छोटे छोटे क्रम बनाने चाहिए। सबसे पहला तो कि भाई हमारे अध्ययन में मन लगना चाहिए। एक डेली रूटीन में अध्ययन के लिए कोई समय निकालिए। फिर उसके बाद परिवार में भी होगा तो उसमें क्या अभ्यास कर सकते हैं। फिर बच्चे होंगे, उनके साथ क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो कुछ चाहिए। उन सारे प्रैक्टिकल, पति पत्नी है तो पति पत्नी के रूप में हम क्या अभ्यास कर सकते हैं, जो हमारे, अगर दोनों लगे हैं तो दोनों मिलकर क्या अभ्यास कर सकते हैं जिससे वो उनका अध्ययन में आगे बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं आप लोग। आप लोग अपना भी कुछ बना सकते हैं अपने ढंग से। और जब बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप वो आपके लिए भी काम कर सकता है, वही स्टेप्स। हम लोग तो यहाँ जो बच्चे 8 में आते हैं, सबसे पहले कक्षा 1, 2 का पढ़ाते हैं उनको। पिछले साल 6 महीने हम लोग कक्षा 1, 2, 3 पढ़ाए। अभी जो 8 में बच्चा है वो भी कक्षा 4 पढ़ रहा है, और जो कक्षा 4 में वो भी कक्षा 4 का पढ़ रहा है। जीवन विद्या जो शास्त्र, वो उसको दोनों को एक ही पढ़ा रहे हैं। तो 4 से लेकर 8 तक सब एक ही पढ़ रहे हैं, बस उनकी कक्षाएं अलग हैं, पढ़ते वही हैं, कंटेंट वही देते हैं। जब 4 का पूरा हो जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का पूरा हो जाएगा तो 6 का देंगे। एक क्रम से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? क्योंकि स्टेप्स नहीं होंगे छोटे छोटे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। फिर तो हमको आगे बढ़ना है तो हमको इन स्टेप्स को पहचानना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला मैं कहता था कि आपके अंदर क्या बैठना चाहिए? विकल्प। उसके बगैर कोई पहला स्टेप है ही नहीं। विकल्प है तो फिर आगे हैं आप। ठीक है, ये सब तो विकल्प लिखा ही है। तो विकल्प को आपको बैठाना है। तो पहला है इसमें लाइन, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। आपको ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है। दूसरा है रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। ये आपको पता चले कि क्यों ऐसा। ये आदर्शवाद ऐसा नहीं कर रहा है, बाबा जी का समीक्षा किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब है? अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार, क्या मतलब है इसका? जो लोग नए आए हैं वो बताएं, क्या मतलब है? सोचा इस पे? पढ़े हैं ना सब लोग? ये तो हर किताब में ही रहता है, सबसे पहले तो यही रहता है। क्या मतलब इसका? एक है विज्ञान और दूसरा है अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एक में, हाँ बताइए, दे दीजिए माइक। उसमें ज्यादातर रहस्यवादी और सृष्टि के कर्ता संचालक बनाने वाले सही जो हैं उसके बारे में ज़्यादा विचार किया गया। उसके मानव के संबंध के बारे में आदान प्रदान की बातें हैं। बढ़िया। और कोई बात बताइए, बताइए क्या है? अस्थिरता मतलब अस्थिरता, अनिश्चितता और भौतिक, ये जो हम अभी संसार में देख रहे हैं मतलब अस्थिरता ही है, स्थिरता नहीं है।
अनिश्चयता ही है, मतलब निश्चयता नहीं है। जब भी हम मानव से मिलेंगे तो निश्चयता नहीं है, अस्थिरता ही है। मतलब अभी जो संसार है वो अस्तित्व जैसा नहीं है, वही तो वही देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है भाई। अस्थिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पूरे जगह लोगों ने जब भी अस्थिरता देखा, कहाँ दिखा? वर्ल्ड में। क्यों? परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसमें कुछ भी स्थायी है? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ। और इसमें लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं समाधान लाने के लिए। इसमें समस्याएं हो कि नहीं? तो समस्याओं को निराकरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं। विज्ञान भी कर रहा है। विज्ञान क्या कर रहा है? कोई समस्या आ जाता है, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज विज्ञान क्या मानता है क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने अभी देखा कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पे अभी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लाइट। तो लाइट हीट में भी वो अंतर नहीं है, लेकिन ये मान रहे हैं कि प्रकाश से यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश पहुँच रही है उससे गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमने जला दिया है और कार्बन जो है उसको सोख लेता है। किसको? हीट को। सोख लेने का मतलब उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। वो क्या सोच रहे हैं कि सूरज से ये जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जा रही है। कार्बन के कारण क्या हो रहा है, वो वहीं ट्रैप हो जा रहा है लाइट। जबकि उसको क्या करना चाहिए, लाइट को ऐसे गिरना चाहिए और वापस ऊपर चला जाए। अगर वापस ऊपर चला जाए तो गर्मी नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक समझ रहे हैं? अब इसका एक जो सोच रहे हैं कि भाई जैसे हीरा होता है, अगर हीरा को एकदम ग्राइंड करके महीन और पूरी धरती के चारों तरफ एक लेयर डाल दें तो सूरज का प्रकाश फिर अंदर नहीं आएगा, ऊपर से ही हीरे से क्या हुआ, टकरा के वापस चला जाएगा। ये इसका एक समाधान है उनके पास। इस पे रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है? अगर मान लो वो लाइट से हीट ना हो के हीट एक अलग चीज ही हो, अभी वो तो पता है नहीं, और पता चला कि जो पीस के डाला उसने पूरा हीट को सोख लिया, है कि नहीं? फिर क्या होगा? फिर तो पूरा धरती ही एकदम बर्बादी में आ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल है वो अवस्थित हो गया, और पार्टिकल उधर बहुत थिन है, ऊपर तो थिन है तो ठंडी रहती है। अब आपने थिक लेयर डाल दिया चारों तरफ, फिर बहुत गर्मी हो सकती है, ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे कुछ तो है, लेकिन विज्ञान क्या कर रहा है कि एक हमेशा कुछ बना रहा है एक समाधान लाने के लिए। जैसे एसी है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उसमें एसी या हीटर, ठंडी प्रदेशों में हीटर है, कैसे चलेगा? तो उसके लिए नेचुरल गैस पकड़ा। ठीक है? उसके लिए फिर हर घर में -40 भी हो तो भी घर में क्या रहता है, 22, 23, 24। बाहर 50 हो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर में लोग टी शर्ट में ही रहते हैं। ये एक अभ्यास है। ठीक? ये किसने किया होगा? विज्ञान ने। कैसे किया होगा? कुछ रिसर्च किया होगा, उसमें बना दिया। फिर ऐसे जहां गर्मी है वहां पे ठंडा लाया, तो गर्म हवा को अंदर से बाहर फेंक दिया। गया कहाँ? बाहर। अब इतने सारे मकान बने हैं, सबका गर्म हवा बाहर ही जा रहा है, तो बाहर क्या हो गया? और गर्म हो गया। और बाहर ही सब नदी है, तालाब है, तो वेपर किधर अब बनेगा? और ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि वो तो एक पहले से गर्मी प्लस सबके घर की भी गर्मी जा रही है। तो वो प्रयास कर रहे हैं एक समाधान लाने का, लेकिन समाधान का जो है सुनिश्चित नहीं हो पा रहा उनसे। देख रहे हैं? समस्या निवारण नहीं हो पा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, समस्या। ऐसी एक भी चीज नहीं आई विज्ञान से जिससे कोई समस्या ना आई हो। कुछ आते हैं, वो आप बोलेंगे नहीं नहीं कुछ तो आई है, जैसे दवाइयां, अभी उसमें भी बहुत डिबेट है। जितनी भी दवाइयां उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं।
आदमी क्योर भले हो जा रहा है लेकिन कुछ साइड इफेक्ट से ऐसे मुक्त नहीं है कि नहीं? ज्यादा हो रहे हैं, लीजिए ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपने एयरप्लेन बनाया तो एक कर लिया, या मोटर गाड़ी बनाई तो एक आराम आ गया, या टीवी बनाया, फोन बनाया, फोन बनाने से तो भी सबके हाथ में आ गया, इंटरनेट आ गया। तो फोन बनाने से क्या हुआ? राहत आ गई। सोशल मीडिया पूरा डेवलप हुआ, उससे राहत आ गई, सोसाइटी एक हो गई। अभी एआई आ गया, बच्चों का एजुकेशन और अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये सब क्या है, अभी तो मतलब कुछ उससे अच्छा भी हो रहा होगा। जैसे अभी हम लोग शिविर करना है, यहाँ बैठे तो इतनी गर्मी में बैठेंगे तो कैसे, हम तो सुन ही नहीं पाएंगे। गर्मी का मतलब है कि आदमी का ये जो अंदर क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में रहता है ना, हाँ, अभी वो उसके अंदर हाइपोथैलेमस भी होता है शायद कुछ, उससे ना एक से वो कुछ है जिससे टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट होता है। अब क्या है, अगर गर्मी बढ़ जाएगी बाहर तो ये संभावना है कि बहुत सारे ज्यादा लोग पागल होने लगेंगे, पागलों की संख्या बढ़ जाएगी। उसके बहुत रिसर्च हो चुके हैं, जहां भी गर्मी बढ़ती है जो मेंटल डिजीज हैं बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगर 4-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया इंडिया जैसे देश में तो आप समझो कि बहुत तेजी से लोगों में पागलपन का बीमारी आने लगेगा, अपने आप ही पागल हो जाएंगे। वो जो ग्लैंड है वही गर्म हो जाएगी ना अंदर से, तो पूरा खोपड़ी गर्म हो जाएगा उससे, फिर क्या है वो परेशान हो जाएंगे लोग। तो ये जो गर्मी उर्मी बढ़ी है उसमें विज्ञान का रोल है कि नहीं? बड़ी है ही। तो क्या कह रहे हैं कि ये सब ना, हम एक समस्या का निराकरण करना चाहते हैं लेकिन उससे समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं इसलिए अनिश्चयता दिखता है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो सोचने का ढंग है भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित, उसके कारण से है ये सब। उसमें आगे लिखा है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। इसका क्या मतलब है, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन? तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, तो इसका मतलब इतना ही है सामान्य सा कि ये जो अस्तित्व को देखने वाला है कौन है? मानव। मानव ही देखने वाली इकाई है, समझने वाली इकाई है। और क्या देखता है? अस्तित्व। तो अस्तित्व देखने की वस्तु है और उसको देखने वाला कौन है? मानव। और जब हम रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित कह रहे हैं तो ईश्वर क्या है? एक तरह से देखने वाला है, उसमें सबको जानने वाला कौन है? ईश्वर। और जानना जो है वो क्या है? रहस्य। आप इसको जान नहीं सकते, ये जो देख रहे हैं वो क्या है? रहस्य है। और रहस्य को कौन जान सकता है? रहस्य को कोई जान भी सकता है। कौन जान सकता है? ईश्वर जान सकता है। ईश्वर ही सब कुछ जानता है। और जब हम लोग इधर कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में, तो मानव ही सब कुछ जानने वाला है। और जानने की वस्तु क्या है? अस्तित्व। और विज्ञान में अगर देखें तो जानने वाली वस्तु, भौतिक रासायनिक वस्तु ब्रेन है। और किसको एक्सप्लोर कर रहा है? ये जो अनिश्चयता अस्थिरता दिख रहा है संसार में, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, तो उसमें दोनों में हमने बताया था पहली बार कि कैसे शरीर, भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया ये स्पष्ट नहीं है। इसके कारण से ये 4 अवस्था का स्पष्टता नहीं है। दोनों जगह मानव को क्या कहा गया? जीव कहा गया। और पहली बार मध्यस्थ दर्शन में मानव को ज्ञान अवस्था के इकाई के
रूप में पहचाना गया है। ठीक है, और इसमें जानने वाला कौन है? मानव ही है। मानव ही ज्ञाता है, और जानने का, उसको जानना क्या है? पूरा अस्तित्व, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ही जानने मानने योग्य वस्तु है। ठीक है, क्लियर? इतना ही है। जानने के लिए क्या है? पूरा अस्तित्व, और जानने वाला कौन है? मानव। तो इस तरह से हमारे पास एक नया दर्शन है जो कि विकल्प है। इसमें विकल्प किसका है? एक तो रहस्य मूलक आदर्शवादी, और दूसरा है चिंतन, और दूसरा है अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान। विज्ञान और आदर्शवाद का विकल्प है। इसको सबसे पहले बैठाना है कि भाई पीछे से समस्या जो है समाधान नहीं हुआ। ठीक है, धरती आज जहां पे खड़ी है उसमें अभी तो पहचाना ही नहीं गया। क्या नहीं पहचान हो पाया? मानव का पहचान ही नहीं हो पाया। ये अपने अंदर निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो उन्होंने एक अध्ययन की विधि प्रस्तावित की बाबा जी ने। ये अध्ययन की विधि है, इस तरह से हमारा अध्ययन होगा। ठीक है, अध्ययन के लिए आपको ये करना है। तो क्या करना है? ये जो मध्यस्थ दर्शन है उसमें जो प्रस्ताव है वो सार्वभौम है, सार्वकालिक है, जीने में प्रमाणित हो सके, सर्वमानव को स्वीकार करने योग्य, जीने योगी। ये ऐसा है, ये पहले अपने अंदर बैठना चाहिए ठीक से। अध्ययन करने के लिए अगर ये नहीं बैठेगा तो अध्ययन नहीं होगा। तो मध्यस्थ दर्शन क्या है? सार्वभौमिक प्रस्ताव है, सार्वकालिक है, और जीने में प्रमाणित होगा। ठीक है, बताइए। और दूसरा काम करना है आपको निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। ये करना है। ये आपके अध्ययन की विधि हो गई। इसको लेना है, इसको लेना है, अध्ययन होता जाएगा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है। आप बताइए पहले, निरीक्षण माने क्या? सारे नए लोग बताइए, निरीक्षण को आपने कैसे समझा है? निरीक्षण क्या करने से निरीक्षण होता है? बताइए। निरीक्षण कौन बताएगा? बताइए, नए लोग बताइए जी। निरीक्षण मतलब अभी जो दर्शन है उसमें थोड़ी सूचना है, मतलब पूरा सूचना है। वो सूचना से कोई किसी मानव को देख के निरीक्षण कर सकता, मतलब सत्य का निरीक्षण कर सकता है या अस्तित्व का निरीक्षण, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, परीक्षण मुझ में आ सकता है कि नहीं, ऐसे ही मैं समझ सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, सर्वेक्षण सब में ये आ सकता है कि नहीं। और कोई बताइए, नए लोग बताइए कुछ। इतना नहीं पता है। जितना पता है उतना हाँ, बताइए। निरीक्षण खुद में होता है, हाँ, परीक्षण परिवार में होता है, और सर्वेक्षण समाज में होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? बताइए। अरे आप तो कई दिन से बोल रही थी, इधर 2-3 दिन से आपका आवाज ही नहीं सुनाई दिया। बताइए। अभी भ्रमित सोच है उसमें, इसीलिए अब नहीं भ्रमित बता- वाला ही बताइए ना, तभी तो सही वाला जाएगा। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। ये श्रवण वाला है ना, तब से थोड़ा ऐसा हुआ कि सिर्फ सुनना है ज्यादा। अब यार सुन इसलिए मैं इसलिए प्रयत्न हो रहा है। सही है, सही है। और कौन बताएगा? जी भैया। निरीक्षण को भैया मैं ऐसे समझा हो कि जो अस्तित्व में है, होना है, वो मेरे में कितना, मतलब समझो कि उसके अनुरूप है, वो उसका देखना,
वो निरीक्षण है। बढ़िया। क्या ओमवीर भाई बताओ। जी भैया, जैसे निरीक्षण का मैं ऐसे समझाऊं कि जो अस्तित्व है ना, उसको मैं समझ गया। अब जो मैं समझा हूँ, अगर वो मेरे कार्य व्यवहार के साथ वो प्रमाणित हो रहा है, मैं अगर इसको देख पा रहा हूँ, यही है कि मैं जैसा मैं समझा हूँ क्या वैसा ही हो पा रहा है। अगर ऐसा देखा ना तो ये मेरा परीक्षण हुआ। बढ़िया। लेकिन पहले मेरा परीक्षण होगा जिससे कि मेरे में ये सुनिश्चित होगा कि मेरा निरीक्षण सही हुआ है। बहुत अच्छा। अगर ये दोनों चीज़ें हुई और इससे मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सर्वेक्षण। बढ़िया, आपकी स्मृति बढ़िया है। इस पे पिछली बार बहुत चर्चा हुई थी 3 शब्दों पे, और जो हमारी सामान्य समझ है कि स्वयं में देखना निरीक्षण, और परस्परता में दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, ये क्या हो गया, परीक्षण। और कहीं सब लोग कर रहे हैं, सैंपलिंग ले लिया तो ये, जैसे मैं विश्वास से जीना चाहता हूं, ये निरीक्षण। दूसरा भी विश्वास से जीना चाहता है, ये परीक्षण। और ट्रेन में जाके किसी से पूछ लिया, भैया आप विश्वास से जीना चाहते हैं, उन्होंने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया, सर्वेक्षण। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। अपने से पूछ लिया तो निरीक्षण, परिवार वालों से पूछ लिया तो परीक्षण, और समाज में चले गए तो सर्वेक्षण। ये अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी इसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, मुझे लगता है इसमें। तो क्या होता है वो मैं अभी थोड़े समय में रखता हूं। तो पहले तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण यही नहीं है, विज्ञान में भी है। तो बाबा जी के अनुसार निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, ये जो विज्ञान और इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा पढ़ देते हैं। विज्ञान में जैसे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हैं तो हमको करना है, कैसे करेंगे। और मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में जैसे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हैं, उनमें क्या अंतर है। तो कह रहे हैं विज्ञान में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण केवल करने के लिए है, यहां निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण समझने के लिए है और जीने के लिए है। थोड़ा ये वाला रेड करना था, भूल गया। समझने के लिए है और जीने के लिए है, दोनों में अंतर है। वहां करने के लिए, यहां समझने और जीने के लिए। जीवन में जो समझ आता है वही जीने में प्रमाणित होता है। इसकी जरूरत है या नहीं, हर मानव समझना चाहता है और समझदारी की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है। यह आधार है इस प्रस्ताव के प्रमाणित होने के लिए। मतलब जब समझदारी के पराकाष्ठा मतलब अनुभव तक पहुंच गया तो ही फिर उसके बाद प्रमाणित होता है। तो एक भाग है समझना और एक भाग है जीना। समझना किधर है, अस्तित्व में, और जीना किधर है, संसार में। संसार जीने वाली जगह है और अस्तित्व में हमारी समझ पूरी होती है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कोई चीज है निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। तो निरीक्षण मतलब होना। तो जब भी आप निरीक्षण देख रहे हैं आप इस तरफ देख रहे हैं ज्यादा, और परीक्षण देख रहे हैं तो इस तरफ। और दोनों कहां देख रहे हैं, खुद में ही देख रहे हैं। दोनों कहां देख रहे हैं, निरीक्षण भी अपने में ही देख रहे हैं और परीक्षण भी आप खुद में ही देख रहे हैं। परिवार में देखने की जरूरत उसको नहीं है। अभी कैसे दिखता है, तो कह रहे हैं व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु एक एक वस्तु, व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ होना। व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु में रहना चाहिए, एक एक वस्तु अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ होना। आपने हर एक इकाई को इस व्यापक वस्तु में अपने रूप, गुण, स्वभाव, अर्थ के आधार पे देख लिया, समझ लिया। आपने क्या समझ लिया, होने को समझ लिया है। तो चारों अवस्थाओं का होना, उसमें मानव का भी होना है,
तो पदार्थ का भी होना, प्राण के भी होना, जीव और ज्ञान सभी का होना आपने समझा। ये क्या है, आपको समझना है कि ये सभी चीजें कैसे हैं, क्यों हैं, ठीक है ना। परीक्षण में क्या है, रहना। तो प्रत्येक अवस्था का अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ संतुलन में रहना, इसे देख पाना परीक्षण है। तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि ये पदार्थ अवस्था सहअस्तित्व में कैसे प्रमाणित हो रहा है आचरण द्वारा, प्राण अवस्था कैसे हो रहा है, जीव। लेकिन उसमें मुख्य बात क्या है, अब मेरे पे आती है। तो मैं अपने को देख पाऊं, मैं अपने को कैसे देख पाऊं कि मैं इस अस्तित्व में मेरा जो होना है वो किस स्वरूप में है। मैं ज्ञान अवस्था की इकाई हूं, मेरा एक रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है, और ये जो मानव है वो स्पष्ट हो रहा है हमको किसमें, होने के रूप में, और फिर मैं रहने में कर पाऊं। तो जो प्रमाण है वो बेसिकली इधर से आता है, आशा विचार इच्छा साइड से, ठीक है। और होना कहां से दिख रहा है, ज्ञान वाला ये भाग है। तो इसमें दो भाग है जीवन में ही। एक भाग है लेफ्ट वाला, उससे क्या होता है, ज्ञान होता है, समझना होता है। और जो आशा विचार इच्छा है उससे क्या होता है, जीना होता है। तो तुलन, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, इससे क्या हो रहा है, हमारा समझना। और फिर संकल्प, इच्छा, विचार, आशा, इससे क्या हो रहा है, प्रमाण मिल रहा है। तो एक तरफ जीवन में होने को और एक तरफ जीवन में, तो करने वाला तो सब जीवन ही है। तो संसार में व्यवहार होगा, व्यवसाय होगा। व्यवहार पूर्वक क्या कर रहा है, मानव के साथ, और व्यवसाय पूर्वक प्रकृति के साथ। ये मानव क्या कर रहा है, अपना एक जीने का कार्यक्रम कर रहा है। तो मानव के साथ भी जी रहा है, तो जीने की जगह परिवार है, समाज में भी जी सकता है। लेकिन वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उसको अपने व्यवहार को देखना है। इच्छण मतलब देखना, पर मतलब शरीर, शरीर के द्वारा जो कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, घर में या समाज में वो व्यवहार कैसे कर रहा है, व्यवसाय कैसे कर रहा है प्रकृति के साथ, इसको उसको देखना है। तो ये जो देखने की क्रिया है कि मेरा व्यवहार कैसा है, क्या मेरे व्यवहार से न्याय हो रहा है, क्या मैं मानव के साथ न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित कर रहा हूं, क्या मैं प्रकृति के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जी रहा हूं, इसको देख पाना परीक्षण है। ठीक है, बात समझ में आई इतना। तो ये जो जीने को देखना है, प्रमाण को देखना है, ये क्या है, परीक्षण। और इसके लिए मेरे में कुछ होना भी है, खुद में भी होना है। तो क्यों और कैसे हो रहा है, क्यों और कैसे का आकलन किधर होगा, मेरे जीने में, जीने में ही दिखेगा। और अपने अंदर भी दिखना है हमको, वो है समझने में कि क्या इसके अनुसार मेरे जीवन की क्रियाएं चल रही हैं, समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। मैंने समझा है कि ऐसे ही जी रहा हूं, तो मैं समझा हूं, ये कहां दिख रहा है, मेरे अंदर दिख रहा है जीवन में। तो ये क्या हो गया, निरीक्षण। खुद के अंदर देखना जीवन में, ये है निरीक्षण। और अपने व्यवहार में कर पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, परीक्षण। ये दोनों उसको देखना है, परीक्षण भी करना है, और ये जो कर रहा है उसके अनुरूप में उसकी जीवन की क्रियाओं में वैसा चल भी रहा है, उसको समझ भी है और समझकर जी भी रहा है। इसका नाम है परीक्षण और निरीक्षण। ठीक है, अगर वो जी रहा है तो जीने का क्या प्रमाण है कि मल्टीप्लाई करेगा, बहुत लोगों तक पहुंचाएगा। कितने लोगों तक पहुंचा, और कितने लोग हैं जो अब परीक्षण निरीक्षण पूर्वक जी पा रहे हैं, तो उसको सर्वे भी करना है। ये क्या हो गया, सर्वेक्षण। सर्वे ये करना है कि अब और कितने लोग हैं जिनका ये आकलन कर पा रहा है कि भाई वैसा ही जी रहे हैं जैसा सहअस्तित्व में प्रमाणित होने का स्वरूप है। तो मैं जब भागीदारी करूंगा तो ये भी इंश्योर करता हूं।
तो मुझे अपना निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण तीनों करते जाना है। मैं जी भी रहा हूं, व्यवहार भी कर रहा हूं, मेरी समझ भी आ रही है और मैं दूसरे को बता करके मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। ये अध्ययन की पूरी विधि है। खुद भी समझना, उसको जीना और दूसरे को ट्रांसफर करना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा अध्ययन होगा। अध्ययन के लिए मुझे तीनों काम करना है। ठीक है? समझना, जीना और ट्रांसफर करना, समझाना, ताकि दूसरे भी समझकर वैसा जिए और दूसरे को, ये हो गया पूरा एक प्रोसेस। इसको करते जाना हमको। इसमें फिर धीरे 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 कोई चीज होगा, नहीं बैठे रहेगा, कोई बात नहीं, आप शोध करोगे, कुछ गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं है, आप उसको सुधारोगे। हो सकता है आपको जैसे बताना तो वैसे नहीं बताया, गलती बताया, वो भी कोई बात नहीं है। तो वो हमको करते ही जाना है। एक्चुअली करके ही पता चलता है कि मैंने कितना समझा है। ये नहीं है कि आप किसी को समझाओ मत और खाली हमारे अंदर ही हो जाएगा। समझाना भी पड़ता है, उसी से पता चलता है कि, क्योंकि जब आप समझाएंगे तो बहुत सारे एंगल से लोग पूछेंगे भी, तो उससे आपका ध्यान जाएगा, आप और आगे बढ़ोगे। तो हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण तीनों करते जाना है और इस तरह से आदमी आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ना है, हमको रुकना नहीं है। हाँ भैया। तो निरीक्षण में क्या कर रहा है कि हर एक इकाई की, अभी इसको अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो हर एक इकाई का अपना रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, अस्तित्व में होने के रूप में देख पाना, उसमें मैं हूं, अपने होने को देख पाना कि मैं क्यों हूं, कैसे हूं, इधर इसको फिर वो प्रमाण कर पा रहा है, हाँ, प्रमाणित कर पा रहा है अपने जीने में, वो भी देख पाना। होने को मैं क्यों हूं, फिर कैसे मुझे जीना है, मैं क्यों हूं अस्तित्व में, ये दिख गया कि भाई ये मेरा होने का स्वरूप है, फिर मैं कैसे प्रमाणित करूंगा इसको, ये भी देखना है। तो उसको प्रमाणित करना भी है। तो हमको उसका रहना है। पहले वाले में साथ होना है और दूसरे में रहना है। तो होने में निरीक्षण और रहने में परीक्षण। ठीक है? और फिर कितना हो पाया, कितना है और कितना हो पाया, ये भी करना है। और कितना हो गया, तो मानव ज्ञानावस्था में होने का निरीक्षण, रहने का परीक्षण, रहने में हम पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका परीक्षण, और कितना लोग रह रहे हैं उसका सर्वेक्षण। ठीक है? ये करने से अपना अध्ययन एकदम आराम से चलता जाएगा। और इसमें क्या है, हम एकांतवादी नहीं हो रहे हैं। ये आदर्शवादी तरीका नहीं है कि आप अपने को बंद कमरे में क्लोज करके किताब पढ़ते जा रहे हैं। वो अध्ययन की विधि नहीं है। समझते हुए, जीते हुए, समझाते हुए आगे आगे आदमी बढ़ता है। यही तरीका है अध्ययन का। तो आपको समझना भी है, जीना भी है और दूसरे तक पहुंचाना भी है। ये तरीका है। अध्ययन कोई ऐसे बंद चीज नहीं है, क्योंकि हम समाज में ही तो हैं। परफेक्शन में आके कोई काम नहीं होता है। हम पूरा समझ लेंगे तब समझाएंगे, अगर ऐसे जाएंगे तो कोई कर ले, ये कठिन काम हो जाएगा। जिस स्टेप पे है उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है? फिर एक और बात आती है, समझने में जो दिक्कत आती है, हमारे शक्तियां बहिर्गमित ज्यादा हैं। हाँ, हम खाली बताने में लग जाते हैं, या शरीर मूलक, ये जो आशा विचार इच्छा है, कल्पना है, कहाँ लग गई है? शरीर मूलक विधि से जीने में लग गई है। तो इससे हमारे जीवन की शक्तियों का एक तरह से ह्रास हो रहा है, क्योंकि बाहर लग रही है। अंदर जाने से विकास, बाहर होने से ह्रास। तो अंतर नियोजन कैसे हो? तो कह रहे हैं अंतर नियोजन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इस तरह से अंतर नियोजन होगा। अब अंतर नियोजन होगा तो आपको क्या लग रहा है कि अपने पहले बाहर कुछ मत करो, यही लग रहा है ना? अंतर नियोजन से क्या लग रहा है?
बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, पहले अपने आशा विचार इच्छा को पूरा अंदर मोड़ दो भाई, ये सेंस जा रहा है। तो उसको ठीक से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो स्वमूल्यांकन पूर्वक शक्तियों का अंतर्नियोजन होता है। शक्तियों का अंतर्नियोजन कैसे होगा, उसके लिए विधि क्या है, स्वमूल्यांकन करके जीना। मूल्यांकन कहाँ होता है, मूल्यांकन कौन करता है, मन, किसका, वृत्ति का, संसार का, बताया था ना। जीने का मूल्यांकन, जीने में ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब देखना, देखने का क्या चीज है, जीना। अगर मन इधर देखे, जैसे ये बोलेंगे मन देखना, देखने का मतलब इधर, इधर अनुभव, इधर देखना, संसार में देखना और वृत्ति में अनुभव। अगर वृत्ति की जगह पे खड़े हैं तो मन को देखना और चित्त का अनुभव, चित्त के बीच जगह पे खड़े हैं तो वृत्ति को देखना और बुद्धि में अनुभव, और बुद्धि के चरण तो आत्मा में अनुभव और चित्त को देखना। मूल्यांकन, देखना मतलब मूल्यांकन करना, वही दृष्टा पद है। और आत्मा की जगह खड़े हैं तो ये देखना, ये देखना और इसमें अनुभव। ठीक है, तो स्वमूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब होगा कहीं जीने में। तो समाधान ही स्वमूल्यांकन का आधार बनता है। समाधान पाए बिना स्वमूल्यांकन करना बनता नहीं है। जीव चेतना में हम समाधान नहीं पाए, समस्या ही पाएंगे, समस्या को ही गाएंगे, समस्या को ही गुनेंगे, समस्या में ही हम पंडित कहलाएंगे, दक्षिणा पाएंगे, सभी बात होगा, पर स्वमूल्यांकन होगा नहीं। बस पंडित हो जाइए, कुछ हो जाइए, गाना गाइए, दक्षिणा पाइए, लेकिन स्वमूल्यांकन नहीं होगा। बाबा जी बहुत रसदार भी कई बार बोलते हैं, हाँ? सभी बात होगा पर स्वमूल्यांकन होगा नहीं। स्वमूल्यांकन के लिए समाधान को पाना ही होगा, समाधान के अर्थ में स्वमूल्यांकन होगा। अगर कभी भी स्वमूल्यांकन होगा तो समाधान के अर्थ में होगा। बात पहुंच पा रही है? तो आगे बढ़ते हैं। स्वमूल्यांकन, मैं जैसा समझा हूं वैसा करता हूं या नहीं, जो मैं समझा वैसा ही करता हूं कि नहीं करता हूं, वैसा जीता हूं नहीं या नहीं, वैसा बोल पाता हूं या नहीं, इस चेक बैलेंस में मूल्यांकन होता है। ठीक है, यदि हम समझने में, करने में, जीने में, बोलने में एक सूत्रता को पा जाते हैं तो समाधान हो गया, समस्या होगा? क्या लगता है? समाधान होगा। एक व्यक्ति में संतुलन यही है। व्यक्ति में संतुलन क्या है? समझने में एक सूत्रता, एक सूत्रता है तो संतुलन, एक सूत्रता नहीं है तो असंतुलन। तो पहला है, इसके लिए क्या करना है, आपको अपने जीने में ये 4 स्टेप्स को देखना है। एक है कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित भेदों से जो हम कर्म करते हैं, इनमें एक सूत्रता बन जाए तो हमारा स्वमूल्यांकन होता है। एक सूत्रता नहीं आता है तो स्वमूल्यांकन नहीं होता है। पूरी दिक्कत क्या है जीने में? हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, है कि नहीं? ये जब हम करते हैं तो आप देखिए हम जी पा रहे हैं क्या? उसका मूल्यांकन होता है? नहीं होता है। हमको बल्कि उल्टा हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन में आना चाहिए। दूसरा है, इसके बाद समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व स्वरूप में हम जी पा रहे हैं या नहीं, यह दूसरा मूल्यांकन है। तीसरा, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीता हूं या नहीं, यह तीसरा मूल्यांकन है। चौथा, स्वपुरुष स्वधन स्वपुरुष स्वनारी दयापूर्ण कार्य व्यवहार स्वरूप में जीता हूं या नहीं। हर व्यक्ति समझदार होने पर अपने ऊपर ये कसौटियां लगा सकता है, शिक्षा इसी के लिए है। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं? नहीं, हर स्टेप पे समाधान होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अब देखिए क्या समाधान। जैसे आप रोड पे गए, रोड का कोई नियम है?
रोड का चलने पे कोई नियम है। आपने तो नियम बनाया नहीं, मान लो आपको पूरी समझ भी नहीं कि कैसे बनता है रोड का नियम, कहाँ से आ गया, लेकिन आपने एक बुक पढ़ लिया, लोगों ने बुक पढ़ के आप गए, टेस्ट दिए, एग्जाम दिए, और या जैसा ड्राइवर ने, बाकी लोगों ने जो आपको सिखाया बता दिया, भैया आपको ऐसे ऐसे करना है, आप वैसे गए किए, आपके पास समाधान है कि नहीं? भाई आपका एक्सीडेंट थोड़ी हो रहा है कि नहीं? तो आप फॉलो करते हैं नियम को, आराम से चलते रहते हैं। तो जो बच्चों में समाधान होता है, सबसे पहले जैसे एक बच्चा जन्म ले लिया, इमेजिन करो, यहां से जाते हैं, मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, ये फैमिली है ना, इसमें एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा किसको देख रहा है? अपने माता पिताजी को। माता पिताजी के पास क्या है? समाधान। माता पिताजी के पास क्या है? समाधान। बच्चा वहां आँख खोला और उनका अनुकरण करने लगा, तो बच्चे के पास क्या आ गया? समाधान की समस्या। जैसा वो कह रहे हैं, जी रहे हैं, उनका आज्ञा पालन करता है, उनका अनुकरण करता है, तो उसके पास समाधान है कि समस्या? समाधान ही है। फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसके पास तर्क डेवलप हुए, उन्होंने बताया ये चीजें कैसी हैं, उसने भी समझने लगा, और समझ करके अनुशासन पूर्वक जीने लगा। क्या है? नियमों को समझ पा रहा है। ऐसा क्यों? जो मैं आज्ञा पालन कर रहा था, क्यों कर रहा था? मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ऐसा 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 होने का प्रावधान है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। ठीक है, वो समझ लिया, अब समझ रहा है कह लो, तो उसके तर्क भी तृप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उस समय उसके पास क्या है? समाधान है कि नहीं? अब ऐसे करते करते वो साक्षात्कार होने लगा उसको, फिर बुद्धि में अवधारणा आ गई, अनुभव हुआ, और फिर उसको प्रमाणित कर रहा है। तो हर एक स्टेप पे समाधान है कि नहीं? जब जागृति आ जाएगी तो किसी स्टेप पे समस्या है? आंख खोलेगा तब से क्या हो गया? समाधान ही है उसके साथ। समस्या कहां से आ रही है? जब काल्पनिक चीजें आ रही हैं, उससे आशा विचार इच्छा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, उससे समस्याएं आ रही हैं। अगर परिवार में समाधान है तो हर बच्चा जो आंख खोल रहा है उसमें क्या आ जाएगा? समाधान। पहले हम लोग वहां से सेट करते हैं कि आदमी के लिए समाधान का उपलब्धि कैसे हो रहा है, बाकी को अगर समाधान है। अगर मान लो हम लोग इस दर्शन में अध्ययन करने लगे और पहला स्टेप हमारा ठीक हो गया श्रवण का, वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? समाधान आएगा कि नहीं? भाई पहला स्टेप ठीक हुआ श्रवण करने के लिए, हम तो वैसे करने लगे, मान लो हम अनुकरण कर रहे हैं और जो श्रवण करने की विधि बताई गई उसमें एकदम स्थिर हो गए, तो हमारे पास समाधान होगा कि समस्या? फिर हम मनन करने लगे, क्योंकि मन तो समाधानित ही होने लगा ना। फिर हम मनन करने लगे, फिर क्या होगा? समाधान की समस्या? समाधान। फिर साक्षात्कार होने लगा, फिर समाधान की समस्या। आप कहीं भी जाएंगे हर एक स्टेप पे क्या होगा? फिर तो समाधान ही होगा। सत्य का भास हुआ और भास पूर्वक आपके अंदर एक अनुकरण अनुसरण करने की प्रवृत्ति जगी। समस्या है कि समाधान? आपको नहीं पता है, आप केवल फॉलो ही कर रहे हो। समस्या है कि समाधान? समाधान ही तो है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज अनुभव संपन्न होकर कर रहे हैं। पहले स्टेप पे भी समाधान है। अगर पहले स्टेप पे समाधान ना हो तो दूसरे स्टेप पे समाधान आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा। अरे भाई हर स्टेप पे समाधान है तभी तो समाधान है कि नहीं? तो समाधान ऐसा नहीं है कि एकदम अल्टीमेट पहुंच के ही अनुभव तभी समाधान है। पहले स्टेप पे ही समाधान रहता है, तभी दूसरे स्टेप पे समाधान मिलता है, तभी तीसरे पे मिलता है, तभी चौथे पे मिलता है, और ऐसे करके हम समाधान को एक प्रोड्यूस करने वाली पूरी फैक्ट्री बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ लगे। तो ये जो चार चीजें हैं इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर हम इनको अपने जीने में मूल्यांकन करने लगे, यदि मेरी आशा विचार इच्छा इसके लिए समर्पित हो गई, ठीक है,
तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्तन। क्या हो जाएगा इसका? अंतर्नियोजन। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? अनुभव से। ये बात किससे जुड़ी हुई है? अनुभव से। तो जब मैं अपनी कल्पना शक्ति का नियोजन सही को प्रमाणित करने के लिए जा रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है? ये जो मेरी आशा है उसका प्रत्यावर्तन हो जा रहा है और तुलन क्रिया शुरू हो जा रही है। मेरे अंदर से न्याय स्टैब्लिश हो रहा है, मेरे अंदर वृत्ति की क्रिया शुरू हो जा रही है। ये शक्ति का अंतर्नियोजन हो गया। शक्ति का अंतर्नियोजन ये नहीं है कि बस अपना मन पूरा अंदर वृत्ति में लॉजिक में लगा दो, नहीं, इधर ही लगाना पड़ता है। आपको सुनना है और फिर इधर लगाना है। ये ना हो और अंदर प्रत्यावर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जितना हम इसमें आगे बढ़ते हैं धीरे 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 हम देखेंगे मेरे शक्तियों का अंतर्नियोजन हो रहा है। मतलब शक्तियों का अंतर्नियोजन का मतलब कल्पना में ज्ञानोदय हो रहा है, कल्पना तदाकार हो रही है। कल्पना में तदाकार होने का स्वरूप पहले है, उसमें कल्पनाशीलता में परिवर्तन होने लगा। इनको अपने जीने में उतारने से, तो इनमें हमने अभ्यास किया धीरे धीरे, और उसके लिए आपको से एक बेसिक सूचना चाहिए। तो यही करेंगे आपके कल्पना में भी एक परिमार्जन होने लगेगा, और उससे क्या हो, आपके अंदर वाला जो क्रियाएं हैं वो चलने लगती हैं। ठीक है? हेलो यही शक्ति का अंतर्नियोजन है। हाँ बताइए भैया, इधर ना। तो मैं जो समझा हूँ कि आपने जो बताया कि अगर हम इस तरह से अभी हम जीने में सक्षम हुए नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन जैसे हमने जीने का प्रयास शुरू किया, हाँ। हम देख रहे हैं, तो भैया हम कोशिश तो कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, तो मतलब उसी से ही शक्ति का अंतर्नियोजन शुरू होता है। क्योंकि आप करेंगे तो आप फंसेंगे भी। हाँ, आप क्या करेंगे समझना है। हाँ, फंसेंगे भाई करते ही आपको ये लगे ना कि इसके करने के लिए हमको समझना भी तो पड़ेगा। जीवन क्या कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फोकस होगा। ये कैसे होगा? अभी मैं समझा रहा हूं आपको। आपने कोई प्रश्न पूछा बीच में, परिभाषा, अब मान लो मैं बीच में रुक गया, आपको भले ही कुछ बता के निकल गया, लेकिन मेरे तो पता चल गया। अब मेरी जीवन शक्ति फोकस हुई कि नहीं? मेरा तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया कि क्या था, आगे जाके मुझे रिजॉल्व करना है। मान लो हमने कुछ बता भी दिया, और हो सकता है कि अनुमान से बताया कि सही हो, फिर भी मेरे को तो सेंस आ गया कि पूरा हमको पता नहीं है, तो मैं कहां गया फिर? मैं तो अंदर ही गया। ठीक है ना? मान लो हम पर पुरुष पर नारी में लगे हैं, अब मेरे शक्ति का अंतर्नियोजन तो होगा नहीं, लेकिन स्वपुरुष स्वनारी से जीना है, तो मैं क्या सोचूंगा? ये स्वपुरुष स्वनारी क्या होता है, क्या कह रहे हैं? मान लो हम जा रहे हैं, हमारी कल्पनाशीलता और फिर भी भागे जा रही है, मैं सोचूंगा यार ये कैसे होगा, क्या करूंगा मैं, तो थोड़ा और देखता हूं, फिर लगेगा कि किसी और से पूछता भी हूं क्या अभ्यास है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, जो ही इसको आप स्थिर कर रहे हैं, हो क्या रहा है? आपको मन द्वारा या जितनी मान्यताएं काम नहीं कर रही है, आपको समाधान चाहिए, समझे हुए को समझाना है, व्यवहार करना है ना? व्यवहार में न्याय प्रमाणित होना है। अब व्यवहार तो शुरू कर दिया भाई ज्ञान के आधार पे, बताने गए तो पता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? हो जाए, समझना ही पड़ेगा ना। तो आप अपने आप नहीं देख रहे हो कि इसके करते ही हमको एक जीवन में नेसेसिटी बन जा रही है, अंदर जाने की नेसेसिटी बन रही है कि नहीं? मतलब करने से ही गैप दिखेगा। हाँ, हमको काम करना है भैया। संसार के बगैर मन का, पहले मन के बाद वृत्ति, एंट्री बता दिया, गेट इधर से है, सिंपल, गेट इधर से है, पहला डोर, पहला अंदर जो ख्याली पुलाव है ना ज्ञान होने का, वो फिर पहले हम सोच रहे वृत्ति। भाई तुलन भी कब होगा? तुलन होता क्यों है? तुलन ही पहला स्टेप है। अनुभवगामी विधि में पहला स्टेप तुलन होगा कैसे? तुलन का मतलब न्याय। ये अगर सेट नहीं होगा जो बताया, तो न्याय की तरफ बढ़ेंगे कैसे? भाई कोई नेसेसिटी है ना,
जीवन को लगना चाहिए, जीवन तो आवश्यकता बस चलता है। तो जब आपको लग गया ये मेरे शक्तियों का मुझे अपव्यय नहीं करना है, यदि हम शरीर मूलक जीने के लिए कल्पनाशीलता को लगाएंगे तो ये क्या हो गया, रास। ठीक है, हम व्यवस्था मूलक जीने के लिए लगाएंगे तो उससे हमारा हो गया विकास। विकास में क्या हुआ, हमको उसके अंदर जाना ही पड़ रहा है। हमको अगर व्यवस्था प्रमाणित करना है तो मन से नहीं हो सकता, हमको फिर वृत्ति पे काम करना ही है और कोई रास्ता नहीं है। वृत्ति पे तो करना ही पड़ेगा ना, क्या रास्ता है बताइए। अगर मन वृत्ति के अनुसार नहीं चलेगा तो ये प्रमाणित कैसे होगा। तो हमारी सेटिंग पहले संसार में ही है। हम अगर ये देख पाए कि मैं जब भी मेरे सोचने में, बोलने में, करने में कृत कारित अनुमोदित विधि से मानसिक वाचिक कायिक, उसमें यदि एक सूत्रता नहीं है तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मुझे उसको पाटना है, मैं क्या करूं। तो इसका मतलब मुझे अपनी मानसिकता को तो ठीक करना पड़ेगा, मानसिक वाचिक कायिक। तो मैं क्या करूंगा, पहले आप मानसिकता को ठीक करूंगा कि नहीं, करूंगा कि नहीं। अभी ये कैसे ठीक होगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं वो कैसे ठीक होगा। कुछ तो बैठाना पड़ेगा अंदर, बैठाने के लिए क्या करेंगे, फिर समझना ही पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। उसके बगैर तो आपका मानसिकता ठीक ही नहीं होगा। तो आवश्यकता नहीं बन रही है तो आप उधर चले जा रहे हैं। ठीक नहीं मतलब मैं खुद ही जो व्यवहार कर रहा हूं वो मेरा व्यवहार मुझे ही स्वीकार नहीं हो रहा है। मेरा व्यवहार मुझे खुद को ही स्वीकार नहीं है, उसमें पूरा पूर्णता नहीं है। मैं मानसिकता में मेरी जो सोच है ना, जो मैं मानसिक कृत, मानसिक कारित और मानसिक अनुमोदित कर रहा हूं, और जो मैं वाचिक कृत, वाचिक कारित, वाचिक अनुमोदित कर रहा हूं, और जो मैं कारित कृत, कारित कृत और कारित, कायिक कृत, कायिक कारित और कारित अनुमोदित कर रहा हूं, उसमें एक सूत्रता नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, नहीं लगता। अगर ठीक से देखोगे तो मैं चाहता हूं एक सूत्रता होना, राइट। तो ये जो एक सूत्रता है वो आने के लिए आपको अब कुछ करना पड़ेगा। मानसिकता ठीक कैसे होगी, मानसिक रूप से मैं ठीक कैसे होऊंगा, तो फिर क्या कि मानसिकता आनी चाहिए। मानसिकता क्या है, मानसिकता का मतलब, मानसिकता क्या होता है, हाँ, मानसिकता कहां से जन्म लेती है। मानसिकता इधर है ना, आशा विचार, ये यहां से मानसिकता है, तो ये कहां से आना चाहिए, ये किधर से आना चाहिए मानसिकता, उसके ऊपर बुद्धि से। बुद्धि में क्या है, संस्कार। बुद्धि में क्या है, संस्कार। तो यदि संस्कारों को प्रकाशित करेंगे आप, ये जो बुद्धि में संस्कार बना उसको प्रकाशित कौन करेगा, ये वाली क्रियाएं। प्रकाशित करने में क्या हो गया, आपको दिख गया मानसिकता। समझ को प्रकाशित करना, संस्कारों को प्रकाशित करने में हमको क्या दिख रही है, मानसिकता। मानसिकता के साथ फिर मैं मानसिक वाचिक कायिक कृत कारित अनुमोदित विधि से कर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं देखो क्या हो रहा है, जो ही इसको सेटिंग कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कुछ समझना पड़ेगा। इवन बोलते ही लग रहा है कि कायिक क्या है, वाचिक क्या है, मानसिक क्या है, कर्म क्या है, हमको अब लगाना पड़ेगा कि नहीं। बता तो दिया कि कर्मों में एक सूत्रता होनी चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है कि कर्म क्या है, 9 तरह के कर्म क्या है भाई। तो आप किधर जा रहे हैं, आपको तो अंदर समझने ही जाना पड़ेगा फिर तो, है कि नहीं। सही बात है भैया, जैसे शास्त्र अभ्यास उसको पहले की डेफिनेशन से ही बिठाया कि पठन करना है। यहाँ पे बताया है स्वानुशासन से जो प्रेरित होता है, तो जब शब्द भी है तो वो परिभाषा देखकर कि क्या कहना चाहता है वो देखना पड़ेगा, वही लगना है मेरा। पठन का बताया था बाबा जी ने, क्या क्या परिभाषा बाबा जी का दिखाया था। पठन में क्या लिखा था, क्या लिखा था, कोई बताए, लिखिए ना, माइक बताइए, भूल जाते हो। बाबा जी ने कुछ बताया था ना,
पठन वो को? अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो पठन है, हाँ जी। वरना प्रबोधन। बाबा जी ने बताया कि अर्थ स्पष्ट नहीं है, अर्थ के बिना जो पढ़ रहे हैं उसका नाम पठन है। अर्थ के बगैर पढ़ना पठन। ठीक है भैया, हाँ। स्थिति का निरीक्षण, गति का परीक्षण, गति का परीक्षण, स्वमूल्यांकन। अब इसके करने से समझ बढ़ रही है कि कंफ्यूजन बढ़े? जो है उसी पे करते हैं ना, स्थिति गति बाद में करेंगे। नया क्यों लाना है? इतना से काम नहीं चल रहा है। नहीं, मजाक नहीं कह रहे। देखो क्या हो रहा है, हम एक आपको हिंट दे रहे हैं, उनको बताते परावर्तन। जब हम जो कर रहे हैं ना, क्या कि हमारे सामने बहुत सारे शब्द आ गए और हम सब की सेटिंग चाहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले जो मेरे सामने है उसको करते हैं, फिर स्थिति गति आएगा तो वो भी कर लेंगे। हाँ ठीक बात कह रहे हैं, स्थिति होने में और गति रहने में यही होता है। लेकिन इसको करने से मेरी कोई क्लैरिटी ऐसे हो गई ज्यादा, ऐसा नहीं है ना, इससे नहीं हो रहा है। जो बात गई उसको पिन पॉइंटली हम पहले पकड़ते हैं, ठीक है ना। और उसको यदि होगा तो दूसरा आएगा, तो दूसरे को भी उसी में भी कुछ भी होगा। अब देखो जो भी होगा यही दो जगह जाएगा, अनुभव और प्रमाण, अस्तित्व और संसार, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। यहां भी देखो तो दो ही है, एक तरफ ज्ञान एक तरफ प्रमाण। जीवन में भी दो ही भाग है ना, एक लेफ्ट में उजारा है समझ के लिए और दूसरा प्रमाण के लिए। इधर भी क्या है, दो ही चीज है, समझना प्रमाणित होना, ठीक है ना। तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन बट जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो पहले ना हमको जो बहुत सारा फैल जाता है उसको थोड़ा धीरे धीरे ले चलते हैं। हमारा अध्ययन करने का ढंग ये नहीं है कि वॉल्यूम में करें। मैं हमेशा चाहता हूं, मैं जो करता हूं वही आपको बता रहा हूं, थोड़ा धीरे चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक को लेते हैं, बैठाते हैं। अभी देखो ना, कब से आधा दिन तो एक दिन तो हम लोग खाली अध्ययन शब्द पे ही करते रहे। पहले दिन में अधिष्ठान के साक्षी पे ही खूब करते रहे, हर एक शब्द को नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आपको एक सब्सटेंस दिखेगा, मेरे पास कोई वस्तु है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो कहाँ लगाइए भैया। तो ये जो चार चीजें हैं ना, इसमें यदि जीवन की शक्तियों को आप लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अंतर नियोजन हो जाएगा शक्तियों का। ठीक है जी भैया। भैया थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि आपने मतलब आगे बताया था कि भाई आप कोई भी चीज़ है तो पहले समझिए, बाद में करने के जो भी संबंध जैसे है जो भी है उसको ऐसे छोड़िए, मतलब इसको ऐसे रहने दें, आप समझने के लिए लगाइए। दूसरा, अभी ये मूल्यांकन वाली बात है तो उसमें अध्ययन भी मतलब उसको आगे भी बढ़ना है और अभ्यास भी करना है। तो कौन से स्टेज से, मतलब किधर से, अभी पहले मतलब समझो कि पहला स्टेज है पठन, हाँ समझ गया, उसके बाद श्रवण है, श्रवण के बाद मनन है, तो कौन से स्टेज पे मेरे को मतलब अभ्यास करना शुरू करना चाहिए और क्या कैसे, मतलब समझो ये थोड़ा अभी हाँ एक कंफ्यूजन है। हाँ सही बात है। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आदमी जीवन विद्या परिचय शिविर करता है, उसको कुछ भी इसका आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो तो पहले से ही एक दो विचार है उसी में फंसा हुआ है, आदर्शवाद भौतिकवाद। और ये परिचय शिविर करने के बाद भी तो तुरंत हम अभ्यास में लाने की कोशिश करते हैं, जीने में लाने की कोशिश करते हैं, तो उधर उसमें भी फंस जाता है, क्योंकि उसके हाँ। बाद बेचारे सूचना ही नहीं आई, अभी तो खाली जीवन नाम ही आया है ना। वो भी कोई बहुत अंदर कुछ भी नहीं है, वो तो खाली इतना हो गया कि कोई अच्छी चीज है यार, बस इतना हो गया परिचय शिविर, कोई अच्छी चीज है, शायद इसमें समय लगाया जा सकता है, ठीक है उतना हो गया। लेकिन उतना में क्या करता है कि अपने बंधु बांधवों को लेकर बांध के आने लगता है। ये बढ़िया चीज है। बांधव तो इसीलिए होते, बंधु बांधव बांध के लाओ, बंधे हुए तो है ही, जो बंधा हुआ है उसको बांध के इतना करता है। ये उपकार की बात है भाई, उपकार तो इसमें हो गया ना, आपको भी मिला, उपचार को और मिल गया,
ये तो तरीका बढ़िया ही है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट ही है प्रमाणित होने का, वो तो पहले ही से चलता था। थोड़ा शरीर मूलक से भी होता है कि पहले जग सुधरे फिर मैं सुधरूंगा, तो दोनों मिल करके उपकार होता है, बहुत अच्छा है। आगे थोड़ा बढ़े तो हमको समझ में आया कि यार थोड़ा मामला गहरा है, इसमें लगना चाहिए। लगे तो फिर बताया किसी ने कि भाई यहाँ पे ना एक अध्ययन बिंदु शिविर भी होता है, जाके 1 हफ्ते का वो भी करके आ गए। अब वो अध्ययन बिंदु तो अध्ययन का ही अध्ययन बिंदु है, लेकिन उसमें क्या है, अध्ययन कुछ पता नहीं चलता है बस इतना लगता है कि कोई गहरी बात है भाई एक और स्टेप पार किया, हल्का बात नहीं है, उसको इतना फील आ जाता है कि मामला हल्का नहीं है, कुछ लेना ही पड़ेगा, वो भी करके आ गए। अब उसके बाद उसका तीसरा स्टेप जो शुरू है उसमें ये कर सकता है कि अब थोड़ा अध्ययन के लिए करना क्या है, उसमें वो अपना मन लगाता है कि भाई मुझे समझना है। तो जहाँ जहाँ अध्ययन हो रहे होते हैं, जो उसकी समय सामर्थ्य जो अलाउ करती है, कहीं 3 महीने का, कहीं 2 महीने का, यहाँ उनसे वो फिर अध्ययन शुरू कर रहा है। सब कुछ उसमें आगे ही बढ़ रहा है, वो पीछे कहीं नहीं जा रहा है, किसी से भी सुनेगा, वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ता है उसमें। एज लॉन्ग एज की अगर रेफरेंस है तो आगे बढ़ेगा, रेफरेंस नहीं है तो फिर वो रिग्रेस चला गया। ये भी बात है, मान लो किसी से सुन रहा है और वहां रेफरेंस ही नहीं है नागराज जी का या विकल्प का, तो फिर वो आदर्शवाद में पूर्व स्मृतियों में चला गया वापस, फिर उसमें से ट्रैप है, वो नहीं निकल सकता है, बहुत कठिन है फिर, क्योंकि ये तो विकल्प है, तो आप देख ही लिए। ठीक है, तो ये जो निकलना है इसमें से आगे बढ़ना है। अब वहां पे जब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमको अब बात समझ में आने लगती है कि बात क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं, फिर परिभाषा भी देखता है, लोगों से पूछता है, और लगातार अब चल रहे हैं। चलते समय उसको ये भी पड़ा कि ये कोई जीने वाली चीज है, थोड़ा उसको सेंस होता ही आदमी को, फिर और आता है तो उसकी प्यास और बढ़ जाती है थोड़ा। अब क्या हुआ, अगर मुझे अध्ययन की प्रक्रिया पूरी स्पष्ट हो जाए ठीक से, तो वहां से तो मैं यही करूंगा, अध्ययन की प्रक्रिया स्पष्ट होगी तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे समझ में तभी आएगा जब मैं जीने के लिए समझूंगा। ये पढ़ने पढ़ाने का मामला नहीं है खाली, ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज ऐसी नहीं चल रही जो स्कूलों में चल रही है, या ये उपदेश नहीं है, सुन लिया, तर्क में बैठा लिया, बोल दिए और चले गए, इसका कोई समझ से लेना देना नहीं है। ये तो ये चीज है जिसको मैं संसार में जो दिख रहा है 4 अवस्था में संतुलन, उसको प्रमाणित करना है। धरती बर्बाद हो रही है और स्वयं में अतृप्ति है, ठीक है, इसको एड्रेस करने का मुद्दा है। अब एड्रेस करना का मुद्दा है तो प्रमाणित करके ही अब ये बात समझ में कि अभी अध्ययन की प्रक्रिया में ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई मन से ही जाना पड़ेगा। तो यहां से क्या करेंगे, फिर यहां से ये कर सकते हैं कि भाई हमको अब जीने के लिए ही समझना पड़ेगा। जीने में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करने के लिए यदि मैं उतरूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे बात समझ में आएगी। ठीक है, तो जब भी जिस दिन समझ में आया वहीं से फिर श्रवण भी अलग होगा, सुनाई भी अलग देगा, हमारे जीवन की तीव्रता लग जाएगी, जीवन के अंदर एक शार्पनेस आ जाएगा, उसको अलग ढंग से सुनेगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ता है आदमी भी धीरे धीरे। तो ठीक है, स्वमूल्यांकन अब आगे करते हैं। एक प्रश्न साक्षात्कार को लेकर है कि साक्षात्कार के पहले मानव में उसके लिए प्रेरणा किस स्वरूप में रहता है। तो कह रहे हैं जीवंत मनुष्य में इसके लिए प्रेरणा तो रहता ही है, जितना मैं जी पा रहा हूं वह पूरा नहीं है। आपको दिखता है कि भाई जितना जी रहे हैं उतना पूरा नहीं है। इस जगह में सर्वाधिक लोग आते ही हैं, जैसे हमको 10 रुपया पूरा नहीं पड़ रहा है और 20 रुपया पाने की अपेक्षा हो। स्वयं में पीड़ा स्वरूप में प्रेरणा रहता है कि यह अधूरा है। ठीक है,
स्वयं में यह प्रेरणा रहने से प्रेरणा पाने का अधिकार बनता है। बाह्य प्रेरणा से इसके पूरा होने की अपेक्षा बन जाती है रहता है। और अध्ययन करने वाले व्यक्ति और अध्ययन कराने वाले व्यक्ति के संयोग होने पर ऐसा होता है। अध्ययन कराने वाला व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रेरणा स्रोत रहता है। पूर्णता है क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। अध्ययन करने वाला अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग करके सत्य को पहचानने का प्रयास करता है। इस प्रकार सत्य का स्वीकृति क्रम में साक्षात्कार पूर्वक बोध में हो जाता है। साक्षात्कार, बोध और अनुभव ये 3 पड़ाव हैं। इसमें साक्षात्कार तक पुरुषार्थ है, बोध और अनुभव में कोई पुरुषार्थ नहीं है। साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ ही अध्ययन है। साक्षात्कार में पहुंचना ही पुरुषार्थ का अंतिम स्वरूप है। यह अंतिम बात है पुरुषार्थ का। इससे ज्यादा कोई भी पुरुषार्थ मनुष्य का नहीं, उसके बाद अपने आप ही होता है सब। लेकिन साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा, यही असली पुरुषार्थ है। इसके लिए तो काम आपको करना ही पड़ेगा। साक्षात्कार होने से उत्साह होता ही है। केवल सच्चाई की सूचना मात्र से उत्साह होता है, इसको आप लोगों ने देखा है। जैसे जीवन विद्या शिविरों में इस प्रस्ताव की सूचना मिलने से लोगों में उत्साह होता है, अभी बताया आपको। इसको आप सभी ने देखा होगा। शिविर एक सूचना है। शिविर क्या है? एक सूचना है। कोई ज्ञान व्यान श्रवण अभी नहीं है। सूचना मात्र मिलने से लोग कितना उत्साहित होते हैं। उत्साह के बाद जिज्ञासा बनता है, इसको अपना स्वत्व कैसे बनाया जाए। उसमें जाते हैं तो कल्पनाशीलता को प्रयोजन के लिए लगाना पड़ता है। आपका ही उत्तर मिल रहा है इसमें। जो अध्ययन के लिए प्रवृत्ति है, अध्ययन के लिए प्रवृत्ति को क्रियान्वयन करने पर साक्षात्कार पूर्व अनुभव की संभावना उदय, अनुभव के पश्चात प्रमाण। इतना ही तो है प्रोसेस। बस इतना प्रोसेस है, बस इतना करना है अपने। ठीक है। जीव चेतना में भ्रमित स्थिति में कल्पना, आशा, विचार, इच्छा की अस्पष्ट गति है। अध्ययन में कल्पनाशीलता स्पष्ट होने के लिए पहुंच जाता है। आशा, विचार, इच्छा की स्पष्ट गति ही साक्षात्कार है। यह अध्ययन विधि से ही होता है। अनुभव मूलक विधि से अध्ययन कराया जाता है। अध्ययन मौन पूर्वक या आंखें मूंद कर होने वाला अभ्यास नहीं है। सुने, मूंदना ही नहीं है। अगर आंखें बंद करना है तो सोने के लिए जा रहे हैं, सोना ही फिर ध्यान है। अध्ययन करना है तो आंख खोल के, है कि नहीं। इसको मैं दंभ पाखंड ही मानता हूं। किसको? ध्यान करने को। ठीक है। आंखें बंद करने को और अपने अंदर ठीक करने को। ठीक है। आंखें बंद कर लिया और सोच रहे हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये क्या है? इसका नाम दिया है दंभ पाखंड। छल कपट नहीं दिया बस। मौन से क्या बना? आपने मौन से क्या बना? अपने पाखंड को अच्छे ढंग से रखने का तरीका ही तैयार हुआ है। ठीक है। ऐसा मैं हजारों सर्वेक्षण करके आया हूं। लीजिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लुका छिपा कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा नहीं है सब। जितना मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं सब बाबा जी का ही है। मेरा तो एक था जिसको मैंने बता दिया, बाकी सब बाबा जी का है। जीव चेतना में जीने वाला व्यक्ति मानव चेतना में परिवर्तित होगा, यह मेरा आशा है। जीव चेतना में रहने वाले व्यक्ति के साथ मेरा स्नेह तो हो नहीं सकता। सुना? जीव चेतना में रहने वाले के साथ मेरा स्नेह तो नहीं हो सकता। उनका कोई स्नेह नहीं है। किसके साथ? जीव चेतना के साथ उनका स्नेह नहीं है। आप सोचते हैं बाबा जी तो सबसे स्नेह करते होंगे, और आप क्या है, विरोधी के साथ भी स्नेह का अभ्यास कर रहे हैं। मैंने इसलिए लगा दिया कि ध्यान में आ जाए आप। विरोधी के प्रति स्नेह का भाव आ जाए, इसके लिए अभ्यास है। वो कह रहे हैं जीव चेतना जब उन्हीं के अंदर नहीं स्नेह तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, है ना।
लगाइए भैया। कल्पनाशीलता का प्रयोजन ज्ञानार्जन है। हाँ सॉरी, चलो उसके पहले से पढ़ देता। जीव चेतना में रहने वाले व्यक्ति के साथ मेरा स्नेह तो नहीं हो सकता। जीव चेतना से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं उनके साथ स्नेह है। देखा, बढ़िया है। ये सब हमको ध्यान में जाना चाहिए। हम आदर्शवाद भौतिकवाद में बहुत फंसे हुए हैं। कल्पनाशीलता का प्रयोजन ज्ञानार्जन है। कल्पनाशीलता मनुष्य में क्यों है? ज्ञानार्जन करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। उसको छोड़कर हमने शरीर को जीवन मान लिया, फलस्वरूप उल्टा तरफ चल दिए। ठीक है, अब उसको सीधा करने का प्रस्ताव आ गया। यदि इससे अच्छा प्रस्ताव हो तो उसको भी अध्ययन किया जाए। ठीक है, कल्पनाशीलता जब कल्पना से साक्षात्कार में परिवर्तित हो गया तो कौन हो रहा है? कल्पनाशीलता ही क्या हो रहा है? साक्षात्कार में परिवर्तित। किससे? कल्पना से निकलकर क्या हो गया अब उसमें, अब साक्षात्कार में। ठीक है, तो सारा प्रॉब्लम था कल्पना में, और अब कल्पनाशीलता साक्षात्कार में परिवर्तित हो रहा है। वही परिवर्तित होता है। तो साक्षात्कार करने के लिए जीवन में जो साक्षात्कार क्रिया है,
मैं आपको एक पूरा दिखाया और उसमें आचरण दिख रहा है नियंत्रण प्रधान विधि से, ठीक है। और जीवों में देखेंगे तो, और ये भी क्या करता है, उपयोगिता पूरकता है इसका भी। जैसे ये बीज है ना, वो बहुत निश्चित नियंत्रित वातावरण में रहता है और मल्टीप्लाई करता रहता है। एक कोशिका है, कैसे पहचानते हैं कोशिका को, पेड़ पौधे को बड़े हुए एक कोशिका है और 2 में हो गया, दोनों कैसे आचरण करता है वैसे ही करता है। 2 से 4 हो गया, 4 से 10 हो गया, सब में निश्चित दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों? उससे दिख रहा है कि हर एक कोशिका में वही नियम है। फिर संतुलन आ गया, उपयोगिता पूरकता, चारों अवस्था में ये भी संतुलन करता है। चारों अवस्था में संतुलन में भागीदारी इसका, क्योंकि ये पूरक है, उपयोगी है, पूरकता के लिए उसमें उपयोगिता है। फिर संतुलन जीवावस्था में, जीवावस्था में जो कि क्या क्या होता है, शरीर को बनाए रखने के लिए आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, आहार करते हैं, इससे चारों अवस्था में संतुलन बना रहता है। ये मुख्य उनके साथ दिखता है। संतुलन पूर्वक उसमें नियंत्रण दिखता है। संतुलन के जैसे जीवों में एक निश्चित प्रोपोर्शन है, कौन से जीव कितना रहेंगे उसके आधार पर उसका आहार है। आहार करते हैं तो धरती पे संतुलन रहता है। संतुलन पूर्वक उसमें एक नियंत्रण आ गया, उससे उसका आचरण दिखता है, निश्चित आचरण। अगर आप संतुलन को नहीं देख पाएंगे जीवों में तो आपको उसका आचरण दिखेगा अनिश्चित है। जीव में यदि संतुलन नहीं दिखेंगे तो आपको उसके अंदर नियम नहीं दिखाई देगा। बीजों में यदि नियंत्रण नहीं दिखे, क्योंकि नियम क्या है, हर बीज जैसे बीज है, बीज से क्या होना चाहिए, पेड़। अब हर बीज तो पेड़ नहीं हो रहा है, एक हुआ एक नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नियम नहीं है क्या उसमें? तो पहले उसको नियंत्रण समझना पड़ता है। नियंत्रण समझेंगे तो समझ में आता है कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है ना। उसमें एक नियंत्रण विधि है। संतुलन, जीव को पहले संतुलन में देखेंगे तब उसका दिखेगा कि निश्चित आचरण है। नहीं तो मुझे लगेगा कि ये तो खा जाता है, तो मार लेता है, ये होता है, ऐसे लोग लगा लेते हैं, ये तो मांसाहारी है, समस्या ला देता है। देखने का ढंग नहीं है, क्योंकि संतुलन अभी नहीं दिखा, उसकी उपयोगिता पूरकता क्या है नहीं दिखता। तो एक पॉइंट है जहां से वो प्रधानता है। ये क्या रहा है, संतुलन प्रधान है, ये नियंत्रण प्रधान है, एक नियम प्रधान है। मानव में देखेंगे तो न्याय धर्म सत्य, इसके साथ न्याय धर्म सत्य और इनके साथ इसके साथ नियम पूर्वक, इसको नियंत्रण पूर्वक और इसके साथ संतुलन पूर्वक जीता है। तो संतुलन प्रदान ना भैया, उसका जो भी संख्या रहता है वो एक प्रोपोर्शन रहता है, मतलब उसका हाँ, उसी से वो मेंटेन, वही उसको ही संतुलन बोलते हैं। हाँ, उसका संख्या कम ज्यादा नहीं होता और वो आहार विधि से सेट है। बराबर। और इवन प्राणावस्था में भी जो सभी बीज है वो सभी बीज फलते हैं ऐसे नहीं हो। हाँ, नहीं सभी बीज फलेंगे तो फिर तो मतलब संतुलन ही नहीं आएगा, संतुलन नहीं आएगा, असंतुलन हो जाएगा। तो इसके लिए वो उसमें नियंत्रण है। हाँ, नियंत्रण है, ओके, नियंत्रण ओके। से ही संतुलन आएगा। बराबर। और पदार्थ अवस्था तो नियम विधि से मतलब हाँ, ठीक है, ठीक है। ये है इतना पूरा आपका अध्ययन का वस्तु, इसको आपको अध्ययन करना है जो अभी बताया। चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। एक कल सुबह की नाश्ता कौन कौन लेने वाले हैं? मेरे को एक